Assalamualaikum everyone. I am Daulat Thailerswala, principal at Rehan School Online Academy and Rehan AI Teachers Institute. और आज हमारे साथ ओकाशा समर हैं, जो कि एसईओ एक्सपर्ट है और एसईओ से रिलेटेड कंटेंट राइटिंग करती हैं, और ये इस्लामाबाद से हैं और मदर ऑफ आर रेहान स्कूल ऑनलाइन एकेडमी टू किड्स। सो ओकाशा, सबसे पहले जो है ना, थोड़ा मेरा क्वेश्चन को डीप डाउन सुनिएगा कि आप मीन्स के किस तरह के आप इन्वायरमेंट से बिलोंग करती थी ये इस प्रोफेशनल लाइफ में आने से पहले, ठीक है? और उसके बाद आपको इस तरह की डिजिटल स्किल्स की तरफ यहाँ यहाँ से अर्न करने की इंस्पिरेशन कहाँ से मिली, और वो वन क्लिक कहाँ से मिला, और फिर कैसे आपने स्टार्ट किया, और वहाँ से लेकर अभी तक की थोड़ा डिटेल अपनी इंस्ट्रक्शन बताइएगा, ताकि मेरी जो ऑडियंस है वो आपसे इंस्पिरेशन ले सके और वो भी कुछ ना कुछ स्टार्ट कर सके। जी। Assalamualaikum. Thank you so much for inviting me here. First of all, तो here is Ukasha Samar और मेरा डिजिटल मार्केटिंग में एज एन एसईओ एक्सपर्ट ऑलमोस्ट 4+ इयर्स का एक्सपीरियंस है। मैं इस फील्ड पे किस तरह से आई हूँ और मैंने किस तरह से काम स्टार्ट किया, लाइक एक ये पूरी स्टोरी है आप कह सकते हैं, बिकॉज मेरा जो प्रोफेशनली मेरा बैकग्राउंड जो है दैट इज रिलेटेड टू एजुकेशन। आई एम मास्टर्स इन इंग्लिश लिटरेचर एंड आल्सो एम ए टेफल। सो मैं टीचिंग करती थी बिफोर मैरिज, लेकिन आफ्टर मैरिज हम सर्टन रीजंस की वजह से उस ऑक्यूपेशन को कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं। दैट्स वाई आई वॉज इन सर्च कि कोई ना कोई ऐसा काम किया जा सके जो मैं घर बैठ के कर सकूं फ्रीलांसर के तौर पे। फ्रीलांसिंग को मैंने एक्सप्लोर तो काफ़ी अर्सा पहले किया था, लाइक यू कैन से 2015 14 15, और मैंने उस वक्त बल्कि डिजी स्किल्स के कुछ फ्री कोर्सेज थे वो भी लिए थे। बट अगर आप कहें कि प्रोफेशनली इसमें मैंने कदम रखा, वो उस टाइम तो नहीं था डेफिनेटली। बट जिस तरह एक हमारा माइंड होता है, लाइक आई वांटेड टू डू अ बिजनेस। मैं एक बिजनेस इस तरह से करना चाहती थी कि मैं एक एंटरप्रेन्योर बन के काम कर सकूं, या मेरे हस्बैंड यानी कि हम इस तरह से एक बिजनेस स्टार्ट कर सकें। बस कि हमें कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने से पहले थोड़ा एक्सपीरियंस होना हमारा ज़रूरी है। सो हम एक्सपीरियंस लेवल की वजह से बिजनेस को तो एज सच, और फिर उसके लिए एक हाई इन्वेस्टमेंट हमारे लिए होना ज़रूरी है। सो आई थॉट कि अगर इन्वेस्टमेंट करनी है तो वो खुद पे क्यों ना की जाए, क्योंकि अगर मैं एक स्किल लर्न कर लूँगी और मैं उसको पॉलिश करती हूँ तो डेफिनेटली मैं बहुत सारा ऐसे वो सारे के सारे ड्रीम्स अपने फुलफिल कर सकती हूँ जो कि मैं एक बिजनेस के थ्रू करना चाहती हूँ। इसलिए मैंने एक वेबिनार अटेंड किया, मैंने उसके बारे में एक्सप्लोर किया और मैंने डिजिटल मार्केटिंग का पूरा कोर्स दिया। लाइक यू कैन से इट वाज हैपेंड बाय चांस, नॉट प्री प्लान्ड, नेवर थॉट, बट बाय चांस आई केम इन दिस फील्ड। आई नेवर थॉट, एंड लाइक मुझे लैपटॉप सही से ऑपरेट करना नहीं आता था। वो सब लोग, बल्कि बहुत सारी भी मेरे पास रिक्वेस्ट आती हैं, आई डोंट नो अबाउट आईटी, आई डोंट नो अबाउट हाउ टू ऑपरेट लैपटॉप। आई सेड नो वरीज, जब हम उस फील्ड में जाते हैं तो हमें सब कुछ करना आ जाता है। तो इस तरह से मैंने इसका स्टार्ट लिया। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कोर्स कंप्लीट अभी मैंने किया नहीं था, द कोर्स वाज ऑन गोइंग, और मैंने कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स किया, फ्रॉम वेब डेवलपमेंट टू एफिलिएट मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग and Google ads, email marketing, you can say all was covered in that single course, e-commerce including all that। लेकिन होता है कि हम अगर ऑल राउंडर हो जाए हम कुछ भी नहीं कर पाते हैं। इसलिए ऐसे मैंने ही। एसईओ में मेरा इंटरेस्ट था। सो मैंने कंटेंट राइटिंग में पहले से करती अच्छा, थी आप बिकॉज उसको साथ में टाइम भी बताती जाएंगे मेरी ऑडियंस को कि आपने कब स्टार्ट किया, कि यार मैंने इस टाइम स्टार्ट किया, इस टाइम इस वक्त तक मैंने ये किया, और फिर आपके उस वक्त जब आप कर रही थी उस वक्त दिमाग में क्या चल रहा था, और आपका माइंड भी एक पॉपअप करता है ना चीज़ों को, आप कहीं से बिल्कुल सुनते भी हो, माइंड भी साथ प्रोसेस करता है डेटा को, तो वो रियल एक्सपीरियंस में जानना चाहता हूँ। बिल्कुल ऐसा ही है। आप यकीन करें, जब मैंने इस कोर्स के बारे में देखा था, लाइक मैंने आईडीएम पाकिस्तान से कोर्स किया था। ऑनरेबल सर शुएब इज माय मेंटोर, सीनियर मेंटोर है, जो सीईओ है। बहुत सारे मेंटोर से मैंने पढ़ा। आई जस्ट दोबारा थॉट वन, दोबारा रिपीट कीजिएगा, आईडीएम पाकिस्तान।
यस, आईडीएम पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग कराची। सो ये सिर्फ एक कोर्स नहीं था, लाइक आई जस्ट थॉट वन थिंग दैट टाइम, आई एम गोइंग टू इन्वेस्ट दिस अमाउंट ऑन माई सेल्फ। मैं अपने ब्रेन पे इन्वेस्ट करने जा रही हूँ, सो मैं इसको कैश कर लूंगी। और अगर ये कैश नहीं भी होगा ना, दैट इज टोटली फाइन, इट्स नॉट अ बिग लॉस। लाइक मैंने लाखों नहीं डबोने हैं, जबकि जब एज कंपेयर अगर हम बिजनेस करते हैं तो उसमें तो हमें डेफिनेटली लाखों करोड़ों की इन्वेस्टमेंट करना पड़ती है ना, और फिर हम डूबने के डर से हम लोग स्टेप भी नहीं ले पाते हैं। उस दिन मैंने सिर्फ अपना माइंडसेट, वो कहते हैं एक लम्हा होता है जब हमारा माइंडसेट चेंज होता है, एंड आई गेस वही लम्हा था मेरी लाइफ में जिसने मेरा माइंडसेट टोटली चेंज कर दिया कि अगर हम खुद पे इन्वेस्ट करते हैं ना तो हम उसको बहुत अच्छे से कैश कर सकते हैं। और उस वक्त, और ये सिर्फ एक दिन का डिसीजन था। In just one day, I took the decision, discussed it with my family, and mutual discussion से हम लोगों ने इस पे स्टेप ले लिया। दैट्स इट। मैंने उसके बहुत, मैंने मंथ नहीं सोचा पूरा, मैंने कोई इन्वेस्टिगेट नहीं किया, आई जस्ट थॉट कि मुझे ये करना है। क्योंकि नेक्स्ट ऑनलाइन एरा था और मेरे माइंड में फ्रीलांसिंग का जब मैंने कोर्स लिया था डिजी स्किल्स का, तो एक बात सर हिशाम सरवर ने कही थी जो मेरे माइंड में आज तक गूंजती है कि फ्रीलांसिंग इज योर फ्यूचर, यू आर गोइंग टू सिक्योर योर फ्यूचर वाया फ्रीलांसिंग। और 2027-29 में सब जॉब्स बिजनेसेस ऑनलाइन हो जाएंगे और हमें खुद को स्टेबल करने के लिए स्टेप लेना ही होगा। तो बजाय इसके हम उस टाइम पे लें तो क्यों ना आज लें, ताकि हम उस टाइम तक खुद को इतना स्टेबल कर सकें कि हम उस कंपटीशन में खुद को compete कर सकें, हमें वो स्ट्रगल ना करनी पड़े। और यही सब कुछ मैं अपने स्टूडेंट्स को बताती हूँ, बिकॉज आई एम आल्सो मेंटोर, एसईओ मेंटोरशिप भी देती हूँ, यही सब उन्हें गाइड करती हूँ। और वही एक मोमेंट था जिसने मेरी जिंदगी बदली है, एंड आई एम इंडिपेंडेंट अल्हम्दुलिल्लाह बिकॉज ऑफ दैट मोमेंट। वंडरफुल इंस्पायरिंग स्टोरी ओकाशा। अच्छा, सो जब आपने फर्स्ट क्लाइंट जो आपने लिया होगा, तो वो स्टोरी हमें बताएं, और वो कब लिया था? जी बिल्कुल। इसमें मैं अगर बात बताऊं आपको कि मेरा आईडीएम का कोर्स अभी ऑन गोइंग था, सो आई गॉट माय फर्स्ट क्लाइंट फ्रॉम यूएसए अल्हम्दुलिल्लाह। एंड आप कह, And हम ये समझते what हैं कि was अगर the हम, what was the medium? And please tell me in detail story, या आई एम your गोइंग story. टू एक्सप्लेन इट। या इनफैक्ट हम ये समझते हैं कि हम इंट्रोवर्ट रहेंगे तो हमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिल जाएंगी, राइट, कि सब लोग आके हमें ऑफर करेंगे। ऐसा नहीं होता है। अगर आपको ग्रो करना है, आपको दुनिया में कुछ बनना है ना, आपको एक्सट्रोवर्ट होना पड़ता है। आप खुद से लोगों को अपने बारे में बताएं, आपके बारे में लोग जानेंगे, आप बात करें, सोचें, पूछें तब। एंड अगर मैं आपके साथ ये स्टोरी शेयर करूं किस तरह से फर्स्ट क्लाइंट मिला था मुझे, सो इट वाज माय एफिलिएट मार्केटिंग मॉड्यूल। और जैसा कि मैं एसईओ पहले ही स्टार्ट कर चुकी थी, उसकी इंटर्नशिप स्टार्ट कर चुकी थी ड्यूरिंग माय कोर्स, तो मुझे उसका काफ़ी हद तक आइडिया होने लग पड़ा था कि मैं किस तरह से काम कर रही हूँ। और एफिलिएट मार्केटिंग के मॉड्यूल में मैं जब सर से बात करती थी, सेम थोड़ा वो बैकलिंक्स के बारे में बात होती थी हमारी, तो मैं बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस करती थी सब सर से, बहुत ज़्यादा। इनफैक्ट ये मेरे बाबा का कहा हुआ है कि कभी भी क्वेश्चन करने में ना शर्माओ मत, अगला बंदा क्या सोचेगा इसको ये भी नहीं पता, दैट इज टोटली फाइन। अगर आपको नहीं पता है, नेक्स्ट टाइम जब वो आपसे मिलेगा तो उसे पता होगा कि इस पर्सन ने कहाँ से कहाँ तक ग्रो कर लिया और अब इसे क्या कुछ पता है। सो हमेशा से यही सोच रही है, अपनी लाइफ में भी, अपने एग्जाम में भी हमेशा इसी को ही फॉलो किया है। और जब मैं एफिलिएट मार्केटिंग की क्लास में सर से इतने ज़्यादा क्वेरीज करती थी, क्वेश्चंस करती थी, तो वो सर को आइडिया था कि मैं इंटर्नशिप कर रही हूँ, तो सर वो मुझे ये कहते थे, आशा बहुत फास्ट जा रही हैं, थोड़ा स्लो, क्योंकि बाकी स्टूडेंट्स को भी समझ नहीं आ रही है। आई डिडंट नो कि समवन इज ऑब्जर्विंग मी इन दिस क्लास। बाकी अल्लाह ताला की तरफ से रिजक आता है, यू नो। तो उस क्लास की वजह से मेरे पास मेरी बैच फेलो तो नहीं थी, मेरे से सीनियर या जूनियर थी, तो उन्होंने मुझे ऑब्जर्व किया था। उनके पास क्लाइंट थी, एक वेबसाइट डेवलपमेंट का वो काम कर रही थी उनका, और सोशल मीडिया मार्केटिंग का। तो उन्होंने कहा कि उनको एसईओ की सर्विसेज चाहिए।
So, Ukasha, you have ample knowledge because I have observed you, me, and my partner. They were running an agency at that time. So, I want you कि आप ये प्रोजेक्ट करें. तो उन्होंने मेरा इंटरेक्शन करवाया. रेफरेंस आपको पता है बहुत मैटर करता है जब हम डिजिटल मार्केटिंग की दुनिया में होते हैं. एंड आई एम रियली ग्रेटफुल टू हर. और मैंने स्पेशली अपनी फर्स्ट इनकम में से उनको बोनस भेजा था बिकॉज इट वॉज जस्ट विद हर रेफरेंस. अल्लाह ताला हमारे लिए रिज़्क खोलते हैं, कोई ना कोई वसीला बनाते हैं. एंड आई वॉज वेरी हैप्पी. एंड यू नो मैंने खुद को वो कहते हैं हमारा पहला क्लाइंट ऐसे नहीं मिल जाता है. आजकल मेरे पास बहुत क्वेरीज आती हैं, मैम हमें फर्स्ट क्लाइंट नहीं मिलता है, किस तरह से दें, हमारा पोर्टफोलियो नहीं है. तो मैं हमेशा ये कहती हूँ, देखिए अगर फर्स्ट क्लाइंट नहीं मिल रहा तो आपको पोर्टफोलियो बिल्ड करने के लिए आपको फ्री सर्विसेज ऑफर करनी चाहिए. आप उन्हें काम करके दें. लोगों को आप अच्छा काम करके देंगे वो आपको जरूर हायर करेंगे. सो आई डिड दैट. मैंने $400 का प्रोजेक्ट 1 मंथ बिल्कुल फ्री करके दिया था, फ्री ऑफ कॉस्ट. और अगर जो भी मुझे सुनने वाले अगर उनको एसईओ का नॉलेज हो, दे कैन गेट एन आइडिया कि ये कितना टफ था एट द वेरी स्टार्ट. जब वेबसाइट बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे थी ना, उसके सर्विसेज पेजेस बने हुए थे, कुछ भी नहीं था. तो उस टाइम पे मुझे बहुत सारे चैलेंजेस आए, बहुत ज़्यादा चैलेंजेस आए. और अगर मैं एट दैट टाइम गिव अप कर देती तो मेरा ख्याल है मैं आज इस स्टेज पे ना होती. मैंने उन तमाम चैलेंजेस को मीट किया अल्हम्दुलिल्लाह. और नेक्स्ट मंथ से मैंने $400 पे उस क्लाइंट को ऑन गोइंग और अल्हम्दुलिल्लाह उस क्लाइंट को रिटेन रखा और 3 इयर्स तक मैंने उस क्लाइंट के साथ काम किया. मीन्स कि आपका जो फर्स्ट क्लाइंट था वो आपको रेफरल से मिला, और आपने जो एक यस, सेकंड स्टोरी सुनाई कि आप रिकमेंड करती हैं सबको, और आपने खुद भी किया कि आपको खुद को मनवाने के लिए शुरू में यस. फ्री में काम करना चाहिए. जब आप किसी को फ्री में, पूरे पहली बात तो करें. हर बंदा आपसे फ्री में सर्विस भी नहीं लेगा, क्योंकि वो इस डर में होता है कि चलो पैसे तो नहीं देने, मेरा टाइम तो ज़ाया कहीं ना कर दे. तो अगर आपसे कोई फ्री में भी काम करवा रहा है तो मैं भी यही रिकमेंड करूंगा कि आप खुशकिस्मत है कि कोई आपको फ्री में भी अपने पास रख रहा है, क्योंकि फ्री में भी हर बंदा आपको नहीं रखेगा. और उसके लिए ऐसे भी ही. आपको मनवाना पड़ता है अपने आप को. लाइक मेरी मीटिंग उस टाइम रात के 3 बजे थे जब मेरी मीटिंग थी क्लाइंट के साथ. मैंने मीटिंग की, मैंने कुछ ऐसा तो उन्हें बोला कि वो कन्विंस हुए मेरी सर्विसेज लेने के लिए फ्री में भी. अदरवाइज हर किसी को ये डर होता है दैट ही और शी इज अ न्यूबी, और अगर ये पॉजिटिव में मुझे रिजल्ट्स नहीं दे सकता है तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ नुकसान भी हो सकता है. हर कोई यस यस. नहीं आपको प्रोजेक्ट दे देता. You have to be confident to offer your services. If you are confident that you can do it, then definitely you can do it. जी ऐसे ही. अच्छा, सो एक मेरा क्वेश्चन है आपसे. सो व्हाट वाज द वन थिंग दैट क्लिक्ड यू मोस्ट, ऑन पेज और ऑफ पेज एसईओ? It's a very tricky question, and you know the answer already because it's only the on-page SEO that is very easy, I guess. लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने ऑफ पेज एसईओ बहुत ज्यादा किया है. मैंने इतना ज्यादा खुद को प्रैक्टिस की है ना ऑफ पेज एसईओ में. लाइक मेरी फर्स्ट इंटर्नशिप मेरी आईडीएम के साथ ही हुई थी. सेकंड इंटर्नशिप जब मैंने की ना तो सबसे पहले हमें ऑफ पेज एसईओ के टास्क मिलते हैं, बैकलिंक्स बनाएं, बिकॉज दैट इज टाइम कंज्यूमिंग, दैट इज वेरी हैक्टिक. कि आप वेबसाइट्स ढूंढें और अच्छी हाई अथॉरिटी वेबसाइट ढूंढें और उन पे बैकलिंक्स क्रिएट करें. मैंने वहाँ पे इंडिविजुअली भी मुझे प्रोजेक्ट्स मिले हुए थे, 4-5 प्रोजेक्ट्स पे एक साथ काम कर रही थी मैं, और मुझे टीम वर्क भी मिला हुआ था. बनाने सब में बैकलिंक्स थे, किसी ने ऑन पेज का काम नहीं दिया था दैट टाइम. ठीक है, तो अब जब बैकलिंक्स बनाते थे ना, तो जब मैं अपने टीम वर्क में मैं ज्यादा बैकलिंक्स बनाती थी ना, तो वो मेरी टीम फेलोज मुझे बोलती होती थी, वो कहती हूँ काशा तुम इतने ज्यादा बैकलिंक्स क्यों बनाती हो. फिर सर हमें भी कहते हैं कि आप भी ज्यादा काम करें क्योंकि वो काशा कर रही है. तो आई सेड कि मैं सर के लिए नहीं कर रही हूँ. आई जस्ट वॉन्ट टू गेट एन आइडिया कि मेरे में कितनी कैपेबिलिटी है कि मैं कितने बैकलिंक्स एक सिंगल दिन में जनरेट कर सकती हूँ और उनके क्या रिजल्ट्स आते हैं मुझे.
आई जस्ट वॉन्ट टू नो दैट। मुझे खुद को यानी कि इतना एक्सपर्ट लेवल पे लेके जाना है कि मुझे बैकलिंक्स की प्रैक्टिस की, मैं जितना ज्यादा हम प्रैक्टिस करते हैं उतना हमारी फिर स्पीड जो है वो तेज होती जाती है। तो बैकलिंक्स बनाने के लिए आज भी हम स्टूडेंट्स भी भागते हैं, सब भागते हैं, जबकि ये हाई पेइंग स्किल है। और मैं स्पेशली कहती हूँ कि आप लोग सिर्फ और सिर्फ अगर नीच डाउन करके ऑफ पे जैसे की सर्विसेज ही दे दें ना, तो आप बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। तो ऑन पेज एसईओ इज Yeah. इजी। ऑडिट के लिए हमें बहुत अच्छा नॉलेज होना भी जरूरी है, एक्सपीरियंस होना जरूरी है, रिपोर्ट कंडक्ट करना जरूरी है अच्छी सी। और ऑफ पेज एसईओ से लोग भागते हैं, लेकिन आई लाइक दैट। मैं करती हूँ, अब कम करती हूँ अब क्योंकि मेरे पास टीम है अल्हम्दुलिल्लाह, तो मैं उनसे करवा लेती हूँ। तो अदरवाइज मैंने बहुत ऑफ पेज एसईओ पे काम किया, लाइक आई हैव जनरेटेड 10,000 प्लस बैकलिंक्स इन माय करियर, यू कैन इमेजिन दैट। Wow, wonderful. Acha. So how has SEO evolved over the past 3 year, 2 year in your professional journey of SEO? Sorry, can you please repeat it? My question was that how has SEO evolved till now in, SEO here while has you are been, doing SEO? yes, SEO has been evolving day by day, because Google already launched many updates, and whenever an update is rolled out, like many websites wipe out from the search engine, and many websites after fluctuation they got stable, right? There are many things that has been totally changed। एंड मैं कहती हूँ कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने इतना हमें हमारे लिए इजी कर दिया है कि मैं अब जो अपना कोर्स भी बन के पढ़ा रही हूँ उसमें भी मैं एआई के थ्रू आप एसईओ कैसे कर सकते हैं, अपने टाइम को कम कंज्यूम करके आप ज्यादा काम कैसे कर सकते हैं, मैं ये सिखा रही हूँ। क्योंकि हमें टाइम के साथ चलना है, और वो जो ओल्ड स्ट्रेटजीज थी वो टोटली वाइप आउट हो चुकी हैं। न्यू एडवांस स्ट्रेटजीज हैं वो यूज हो रही हैं। सिमेंटिक्स पे बहुत ज्यादा काम किया जा रहा है। आई आल्सो फॉलो कोरे फ्रेमवर्क, बिकॉज सिमेंटिक्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारा ये एसईओ को बूस्ट करने के लिए। तो अगर हम सिमेंटिक्स को साथ लेके चलते हैं, बिकॉज गूगल इज सो स्मार्ट, अब हम वो कीवर्ड स्टफिंग और कितनी दफा हमारा कीवर्ड आना चाहिए एक ब्लॉग में, एक पेज में, दैट इज टोटली ओल्ड टेक्निक। अब हमें किस चीज पे काम करना है कि हम किस तरह से फ्रेज यूज कर सकते हैं, किस तरह से एलएसआईज पे काम कर सकते हैं, हम टॉपिकल अथॉरिटी को कैसे कवर कर सकते हैं। तो एसईओ आने वाले टाइम में भी बहुत ज्यादा, अगर हम एसईओ में इन रहना चाहते हैं तो हमें अपने नॉलेज को अपडेट रखना है, अदरवाइज वी कांट सरवाइव। और मैंने एक कोर्स नहीं किया, मैंने उसके बाद भी अपनी स्किल को पॉलिश करने के लिए बहुत सारे कोर्सेज लिए हैं, पेड कोर्सेज, फ्री कोर्सेज, just for that purpose, to polish my skill। Can you please share the list of the courses that you have done, free and paid Yeah, also? from India, I have taken one course, Indian coach, and from Ismail Blogger, I have done blogging course, affiliate marketing, and after that, I also have done from. Here is one ongoing course from Innovista. Sir Hisham Server is introducing that course, and also I have the badge of search engine optimization expertise from LinkedIn, because that is also a very challenging thing for me that was, and alhamdulillah I have done with that too। So there are different things, ना सिर्फ एसईओ बल्कि कंटेंट राइटिंग को भी साथ साथ में उसको भी अपडेट करके मैंने चला है। क्योंकि हम अगर ये समझते हैं हमने 4 साल पहले एसईओ का कोर्स किया था बस उसको लेके चलेंगे, दैट इज नॉट एनफ। ठीक है, तो ये इनोविस्टा जो आपने बताया जो हिशाम सर्वर ऑफर कर रहे हैं, सो व्हाट इज द वैल्यू बिहाइंड दिस कोर्स? मैं अगर आपको बताऊं कि मैं वैल्यू तो एक साइड पे, हर कोर्स में कुछ ना कुछ आपको न्यू जरूर मिलता है जो आपने शायद पहले ना सुना हो। मैंने आपको अभी इंडिया के पर्सन का बताया। मैंने जब कोर्स लेना था ना, मैंने लिंक्डइन पे मैं ज़्यादा एक्टिव होती हूँ, तो
मैंने डिफरेंट एसईओ कोर्स जो प्रोवाइड कर रहे थे ना पर्सन, उनके साथ कांटेक्ट किया, इंडिया के भी 2 पर्सन्स के साथ कांटेक्ट किया कि आपका कोर्स मेरी लाइफ में किस तरह से वैल्यू ऐड कर सकता है, बिकॉज आई एम दिस पर्सन, मैं ये काम कर रही हूँ, ये मेरी अर्निंग है, सो आई जस्ट वांट टू बूस्ट माय स्किल, टू पॉलिश माय स्किल मोर, तो आपका कोर्स किस तरह से मुझे हेल्प करेगा। एंड दे वर वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, उन्होंने मुझे बहुत हेल्प आउट किया। उन्होंने कहा कि लाइक इट इज नॉट फॉर यू, इट इज एट बिगनर लेवल कोर्स, ठीक है। लेकिन मैं अगर कहूँ यूडेमी के मैंने फ्री कोर्सेज लिए हुए हैं बहुत, तो इसके अलावा लिंक्डइन पे भी एसईओ का कोर्स है, वो भी लिया है, सो देयर इज अ लिस्ट इन 4 years। तो अगर इनोविस्टा की बात करूं, मैं कुछ स्पेसिफिक सीखने के लिए नहीं लेती हूँ कोई भी कोर्स, मैं सिर्फ वो ले लेती हूँ कि मुझे सिर्फ वो एक रिपीट होती है ना हमारे माइंड में बार बार एक चीज, तो वो रेपिटेशन जो है उस चीज को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर देती है। और हमें हर जगह कोई ना कोई ऐसी चीज जरूर मिलती है नई लर्न करने के लिए, जो हमें हम कहीं पे कोई गलती कर रहे हैं तो वो उसको ठीक करने में बहुत हेल्पफुल साबित होती है। दैट इज द पर्पज कि मैं कोर्सेज लेती हूँ। अच्छा, तो मना आप कहना चाह रही हैं कि एक तो आपका जो सर्कल है, एक तो वो बना रहे, और रेपिटेशन, और बिल्कुल। आखिरी चीज़ इन उस सर्कल में, उस मास्टरमाइंड में आप रहें, ताकि डिफरेंट डिफरेंट, तो सबका अपना अपना एक्सपीरियंसेस है और काम करने का तरीका है, ताकि आप उससे भी खुद वही को बात आशनास है कर सकें। ऐसे ही है। कि उनके एक्सपीरियंसेस से हम सीख अच्छा, सकें सो कि उन्होंने कैसे। ठीक है। सो अब मेरा आपसे क्वेश्चन है कुछ कीवर्ड रिसर्च की तरफ से, क्योंकि हमारे बच्चे भी सुन रहे होंगे छोटे छोटे, तो उनकी डिफरेंट छोटी छोटी स्किल्स है ना। ठीक है। अगर वो गूगल माई बिजनेस पे अपना पेज बनाते हैं, ठीक है, कोई कैनवा को ले लें आप, कैपकट को ले लें, आप एआई के थ्रू कुछ जनरेट करना, या कुछ छोटी मोटी राइटिंग स्किल्स, छोटी छोटी स्किल्स जो कि बच्चे कर सकते हैं। सो व्हाट आर द सम मोस्ट इफेक्टिव मेथड फॉर डूइंग कीवर्ड रिसर्च फॉर देम? ओके, कीवर्ड रिसर्च की अगर इम्पोर्टेंस की बात करूँ ना, तो गूगल पे जो भी प्लेटफॉर्म है ना, जो भी प्लेटफॉर्म है, आपको कीवर्ड रिसर्च की जरूरत पड़ेगी। और आपको अगर वो आती है ना, तो आप किसी भी प्लेटफॉर्म को ग्रो कर सकते हैं। इफ देयर इसको इज इतना इतना फेसबुक, आसान कर इंस्टाग्राम। इसको इतना आसान करके समझाएं, without using any jargon, so 10 to 15 year kids can understand this. इंशाल्लाह ताला आई ट्राई माय बेस्ट। कीवर्ड रिसर्च अगर आप फेसबुक पे हैं, इंस्टाग्राम पे हैं, लिंक्डइन पे हैं, ट्विटर पे हैं, फाइवर पे हैं, अपवर्क पे हैं, कहीं पे भी हैं, आपने अगर अपनी नीश से रेलिवेंट अच्छा कीवर्ड रिसर्च करके उसमें ऐड इनकॉर्पोरेट कर दिया ना, देन आपकी प्रोफाइल को बूस्ट मिलता है, ग्रोथ होती है उसकी। अब कीवर्ड रिसर्च आप किस तरह से करें, फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल ले लेते हैं, एक सिनेरियो लाइक कंटेंट राइटिंग, हम एक कीवर्ड ले लेते हैं। सो आई एम ऑफरिंग कंटेंट राइटिंग सर्विसेज, आई एम अ कंटेंट राइटर, राइट। अब मैंने अपनी लिंक्डइन की प्रोफाइल बनानी है या फेसबुक की प्रोफाइल बनानी है, तो मैं उस पे जाके सर्च करूंगी, सर्च बार होता है ना उसमें एक, उस पे जाके कंटेंट राइटर सर्च करूंगी। अगर लिंक्डइन की मैं एग्जांपल लूँ, लिंक्डइन इज वेरी प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म टू गेट एनी क्लाइंट ऑर्गेनिकली, और उसको जरूर यूज करें। अगर आप जाके इस पे कंटेंट राइटर सर्च करते हैं ना, या कंटेंट राइटिंग सर्विसेज सर्च करते हैं, तो आपके पास बहुत सारी प्रोफाइल्स खुल जाएंगी। सेम टेक्निक विल बी फॉर फाइवर टू। तो आप देखें कि कंटेंट राइटर पे अगर इतनी ज्यादा प्रोफाइल्स बनी हुई हैं, लाइक थाउजेंड्स में हैं, तो आप उसको क्विट कर दें, आप उसको लॉन्ग टेल कर लें। अब लॉन्ग टेल कीवर्ड क्या होता है, दैट इज सीड कीवर्ड, प्राइमरी कीवर्ड, अब कंटेंट राइटर, ओके। तो अगर आप लॉन्ग टेल कीवर्ड की तरफ जाएं थोड़ा, या सेकेंडरी कीवर्ड, तो इसका यानी कि आ जाएगा, सिनोनिम आ जाएगा। तो अगर आप थोड़ा सा इसको लॉन्ग टेल करें, लाइक एसईओ कंटेंट राइटर, ठीक है, अब उस पे भी देखें कंपटीशन। उसके बाद नेक्स्ट देखें एसईओ कंटेंट राइटर सर्विसेज, एसईओ कंटेंट राइटिंग सर्विसेज, उस पे कंपटीशन देखें। एसईओ कंटेंट राइटिंग सर्विसेज इन पाकिस्तान, इन यूएसए, आपके पास मल्टीपल कीवर्ड्स आ रहे हैं ना, यू आर जस्ट यही डूइंग। सेम यही सेम लॉन्ग टेल कीवर्ड हम लिंक्डइन पे लिख सकते हैं, इस तरह से लोग सर्च करते हैं लॉन्ग टेल कीवर्ड पूरा लिख के। बिल्कुल करते हैं, सर्च हर तरह करते हैं। देखिए जिन्होंने उस पे प्रोफाइल्स बनाई हैं वो भी तो रैंक कर रहे हैं ना, प्रोजेक्ट्स उनको भी मिल रहे हैं, वरना वो अपनी प्रोफाइल्स किस तरह से कैसे बनाए, लाइक या आप उसका एलएसआई यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब कंटेंट राइटिंग है,
आप उसको नीच डाउन कर लें, फिटनेस कंटेंट राइटिंग, ठीक है, वेट लॉस कंटेंट राइटिंग, तो आपका स्पेसिफिक क्लाइंट, एक फिल्टर्ड क्लाइंट आपके पास आता है फिर, अगर आपने उस नीच में अपने आप को एक्सेल किया हुआ है। अगर बात करूं जनरली, कि हम जनरली अगर आइडिया लेना चाहें, जब हम किसी साइट का करते हैं काम, या इस तरह से अगर हम कीवर्ड इससे स्टार्ट करते हैं, तो बेस्ट इज टू सर्च योर कंपेटिटर्स। गूगल पे जाएं, उस रीजन को आप ऐड करें, उसकी सेटिंग्स करें, और उसके बाद उस कीवर्ड को सर्च करें, देखें कौन उस पे रैंक कर रहा है। स्पॉन्सर्ड नहीं, गूगल एड्स पे जो चल रहा होता है स्पॉन्सर्ड वन, जिस पे ऐड दिखा रहा होता है, उसको आपने ओमिट कर दिया ना, 4 3 जो रिजल्ट्स आ रहे होंगे। जो ऑर्गेनिकली रैंक कर रहे हैं ना, जिसको एसईओ की मदद से रैंकिंग दी गई है, आप उन वेबसाइट्स को देखें। उन वेबसाइट को ले जाके आप एसईओ टूल्स आजकल, बल्कि सैमरश इज टोटली फ्री, अगर आप कुछ टाइम के लिए यूज करें, उसका फ्री ट्रायल है, आप उसमें अपने कंपेटिटर की वेबसाइट ऐड करें और देखें उसने आपके कीवर्ड से रेलिवेंट कौन से कीवर्ड्स हैं जिसपे वो रैंक कर रहा है। अगर वो रैंक कर रहा है फर्स्ट 3 पेजेस पे, 4 पेजेस पे, और उसका कंपटीशन कम है और उसका वॉल्यूम ज्यादा है, लोग उसे सर्च कर रहे हैं, तो डेफिनेटली यू कैन गो विद दैट वर्ड। सो सेम इसी तरह से गूगल ट्रेंड्स भी ये यूज किया जाता है। ठीक है, ये तो मुझे थोड़ा इस बारे में पता है, लेकिन बच्चा जो है 15 साल का, उसे अपनी स्किल बेचनी है ना, मीन्स वो फाइवर पे तो हाथ मार रहा है, लेकिन उसे कभी कभी ऑर्डर मिलता है जो उसकी नीश है, वो लिंक्डइन पे चाहता है या गूगल पे तो वो तो इस चक्रों में आई थिंक मुश्किल है उसके लिए तो खुद को रैंक करना किसी कीवर्ड के ऊपर, क्योंकि वो एसईओ की जो ऑर्गेनिक उसकी रैंकिंग मिलना उसे, हाउ मच टाइम इट विल टेक टू रैंक ऑन उसके गूगल। लिए तो डेफिनेटली उसे पता होना चाहिए, उसे पूरा नॉलेज होना चाहिए, वो पूरा एक कोर्स गो थ्रू करेगा तो उसको आइडिया होगा कि मैं रैंक कैसे करूं। वैसे नॉर्मली वो कितना टाइम लगता है अगर किसी को नॉलेज भी है अभी की करंट अपडेट क्या है? वो तो एक हो देखिए, गई अथॉरिटी उसकी उसकी कीवर्ड कीवर्ड टू कीवर्ड डिपेंड करता है, मुझे ये भी पता है, लेकिन जैसे अगर किसी की अथॉरिटी है 50 to 60, तो उस कीवर्ड पे अगर किसी को खेलना है तो वो आप क्या रिकमेंड करेंगे? देखिए दैट इज मीडियम कीवर्ड, ठीक है, उसकी लो लो कीवर्ड भी नहीं, लो क्वालिटी कंपटीशन कीवर्ड भी नहीं है और हाई में भी नहीं है। तो इस कीवर्ड को आप लॉन्ग टेल करके ना इजीली उस पर रैंक कर सकते हैं। लाइक अगर मैं आपको बताऊं कि मैंने एक कीवर्ड पे ब्लॉग लिखा था, दैट वाज अ मीडियम केडी कीवर्ड, और वो ब्लॉग तीसरे दिन ना 3rd पेज पे था। तो फिर हमने मिलके टीम ने उसको थोड़ा ऑप्टिमाइज किया फीचर स्निपेट के अकॉर्डिंग, और उस ब्लॉग को, वो ब्लॉग अल्हम्दुलिल्लाह वेरी नेक्स्ट वीक जो था वो टॉप पे रैंक कर रहा था। तो इसमें कोई भी ये चीज नहीं, सिर्फ स्ट्रेटजी है। आप पहले लो केडी कीवर्ड्स को लेके चलें अगर, और आहिस्ता आहिस्ता साथ में आप जो हाई केडी कीवर्ड्स हैं उनको ऐड करते जाए ना, तो आपके जो भी कीवर्ड्स फर्स्ट पेज पे, सेकंड पेज पे रैंक हो चुके हैं ना, उनके साथ आप इंटरनल लिंकिंग स्ट्रॉन्ग कर दें, आपके बाकी कीवर्ड्स में भी बूस्ट आ जाता है। जहां तक बात है कि टाइम कितना लगता है, डेफिनेटली आपने उसका आंसर खुद ही दे दिया है। इट वेरीज फ्रॉम प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट, फ्रॉम नीश टू नीश, फ्रॉम क्लाइंट टू क्लाइंट, ठीक है। कुछ प्रोजेक्ट्स हमारे पास ऐसे आते हैं जिनमें हमने स्क्रैच से काम करना है, स्क्रैच से एसईओ करनी है। सो अगर एक हाई कंपैटिटिव नीश है, लाइक डिजिटल मार्केटिंग की ही हम नीश ले लेते हैं, तो इट विल टेक टाइम। लेकिन उसमें भी फिर हम वो कीवर्ड ढूंढते हैं जो लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं, वो हम कंपेटिटर से निकालते हैं, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे साबित होते हैं, और उन पे रैंकिंग आ जाती है, आराम से आ जाती है। लाइक अगर आप एस्टिमेट लगाएं 3 to 4 मंथ्स में आ जाती है। लेकिन अगर ज़्यादा डेफिनेटली हाई क्रेडिटिव कीवर्ड्स हैं, तो फिर वो टाइम लेते हैं थोड़ा, 6 months to 12 months भी ले सकते हैं, 8 months भी ले सकते हैं। सारा डिपेंड करता है आपने उसका स्ट्रक्चर वेबसाइट का कैसे बनाया। और अभी मैंने जिक्र किया टॉपिकल अथॉरिटी का, तो उसको गूगल बहुत ज़्यादा एक्नॉलेज कर रहा है। सही। अच्छा, जैसे कि मेरा एक तो आपसे क्वेश्चन है कि नॉर्मली आपको किसी भी कीवर्ड को रैंक करने में आपका लास्ट एक्सपीरियंस क्या रहा है, मिनिमम टाइम? मैं अपनी और वेबसाइट की उसकी ही बात स्ट्रेटेजी, हाँ, करूँ, और आप कौन कौन सी, हाँ, अपनी वेबसाइट की बताएं, और कौन कौन सी मोस्टली टेक्निक यूज़ करती हैं, आर्टिकल लिखना, उस कीवर्ड को रैंक करना, या डिफरेंट डिफरेंट उसके अंदर और क्या क्या चीज़ें होती हैं?
पूरी एक स्ट्रैटेजी बनाई जाती है जब हमारे पास कोई प्रोजेक्ट आता है और क्लाइंट का गोल क्या है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो अगर तो हमारे पास कोई ब्लॉगिंग साइट आई है, अभी रिसेंट मेरा एक प्रोजेक्ट था, तो उसमें बहुत सारे कीवर्ड्स है जो रैंक कर गए थे, और जो नहीं रैंक किया तो उनको हमने अगर ऑप्टिमाइज किया था ना, उसमें न्यू कंटेंट, फ्रेश कंटेंट ऐड किया था और साथ में फीचर स्निपेट के अकॉर्डिंग उसको ऑप्टिमाइज किया था, तो वो रैंक में आ गए थे। नाउ अ डेज, अभी मैं आपके साथ अपनी वेबसाइट की बात करने लगी थी कि मैंने उसकी एसईओ समझे की नहीं थी, जस्ट रैंडमली की थी, तो स्टिल इट इज ऑन 6 पेज, यस। तो अगर मैं उसको थोड़ा सा ऑप्टिमाइज कर दूंगी तो वो इजीली थर्ड पेज से फर्स्ट पेज पे चली जाएगी, विदाउट एनी कि वो एक स्पेसिफिक पूरा एक माइंडसेट होता है ना उसको लेके चलना, दैट इज माय पोर्टफोलियो साइट, इसलिए उस पर बहुत ज्यादा मैंने वो नहीं टाइम स्पेंड किया है। तो आपने अगर ऑन पेज एसईओ ही अच्छी कर दी है ना, तो आपको ऑफ पेज एसईओ का सहारा कम लेना पड़ता है। आप उसके थ्रू स्ट्रॉन्ग इंटरनल लिंकिंग करके और अच्छा कंटेंट, हाई क्वालिटी कंटेंट लिख के आप आराम से रैंकिंग करवा सकते हैं कीवर्ड्स की। और अब तो एआई ने इतना आसान कर दिया कि हम जो पहले एक घंटा लगता था, हम ब्रेनस्टॉर्मिंग करते थे, बहुत सारी रिसर्च करते थे, अब वो एआई करके दे देता है हमें, और उसके थ्रू बहुत अच्छा। आसानी हुई है। जी। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन था, जो एआई जनरेटेड कंटेंट है उसको आप ह्यूमनाइज करने का आपका क्या तरीका है? उसको ह्यूमनाइज बिल्कुल करना है, क्योंकि गूगल एआई कंटेंट नहीं उसको पसंद करता, बिल्कुल भी रिजेक्ट कर देता है। एट अ सर्टेन टाइम बहुत लोगों ने इससे अर्निंग भी की है ब्लॉगिंग करके, यानी कि एआई से कंटेंट जनरेट करके। लेकिन अगर आप एआई कंटेंट ऐसे पुट करेंगे तो दैट इज प्लेजराइज्ड डेफिनेटली। अगर आप उसको ह्यूमन टच देना चाहते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो अगर मैं कहूँ कि उसको रीफ्रेज कर लें, दैट इज द बेस्ट थिंग। और जो सबसे इम्पोर्टेंट थिंग है ना, उसमें ह्यूमन जो इम्प्रेशन, आपके इमोशंस है ना, वो ऐड करें, कुछ एक्सप्रेशंस हो, कुछ इमोशंस हो, कुछ हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस हो। बिकॉज गूगल ने ई ई ए टी को ई ई ए टी कर दिया है, एक्सपीरियंस वर्ड ऐड कर दिया है साथ में। तो जो ब्लॉग्स ऐसे हैं जिनमें केस स्टडीज, एक्सपीरियंसेस, अगर वो आप ऐड करते हैं या ह्यूमन टच उसे देने के लिए उसमें एक्सप्रेशन के रीडर को पढ़ते हुए ये लगे कि यस इट इज माय स्टोरी, उसको बहुत फैंसी वर्ड्स ना मिले। एआई बहुत सारे फैंसी वर्ड्स भी यूज करता है, डोंट यूज फैंसी इंग्लिश। गूगल को इसकी जरूरत नहीं है, गूगल को वो कंटेंट बिल्कुल पसंद नहीं है जिसको पढ़ने के लिए या समझने के लिए गूगल को उस गूगल के यूजर्स को डिक्शनरीज खोलनी पड़े। गूगल को सबसे ज्यादा अपने यूजर्स का ख्याल है। अगर उसके यूज का यूजर एक्सपीरियंस अच्छा है, यूजर बाउंस नहीं कर रहा है, इंगेजमेंट अच्छी है, तो वो कंटेंट को लाजमी रैंक कर देगा। लेकिन अगर कोई यूजर, एक यूजर, दो, 8, 10 यूजर्स आके बाउंस कर रहे हैं, वेबसाइट से वापस जा रहे हैं, तो गूगल विल नॉट सजेस्ट, गूगल कहेगा यहाँ पे कोई इश्यू है, और वो वेबसाइट को डी रैंक करेगा। सो आपने तो अगर ह्यूमन टच देना है, उसमें अपनी फीलिंग्स और इस तरह से लिखें कि आप किसी से बात कर रहे हैं, आपने अपनी ऑडियंस की प्रॉब्लम को सॉल्व करना है ना उस कंटेंट के थ्रू। आप समझे वो मेरी प्रॉब्लम है, अगर मैं इस प्रॉब्लम में होता तो मैं इसको किस तरह से सॉल्व करता। और जब आप ये समझ के लिखेंगे, एक दफा लिख दें, छोड़ दें, आफ्टर 2 to 3 आवर्स एडिट करें, फिर आपको खुद से गलतियां नजर आना शुरू हो जाती हैं, फिर उसको गैप दे दें ड्राफ्ट करके, ठीक है। नेक्स्ट डे दोबारा से रिवैम्प करें तो आपका कंटेंट बहुत अच्छे से ह्यूमन टच देके ह्यूमनाइज हो चुका होता है। अच्छा, तो बाउंस बैक टाइमिंग क्या है अभी राइट नाउ बाउंस यूजर एंगेजमेंट रेट आपका अच्छा जो है ना, टू वेबसाइट का? मिनट्स होना टू चाहिए, मिनट ठीक है। 2 मिनट अगर से कम? सेकंड्स पे जा रहा है ना, अब 1 मिनट से भी कम जा रहा है और जो आपका यूजर है वो बाउंस कर रहा है बार बार, तो डेफिनेटली नॉट अ गुड प्रैक्टिस। क्योंकि अगर एक यूजर आके आपका सिर्फ इंट्रोडक्शन पढ़ता है, उसके बाद स्किम स्कैन भी करता है ना, तो उसको 1 मिनट से ज्यादा लग जाता है। अगर वो पूरा आपका कंटेंट नहीं भी पढ़ता है ना, स्किमिंग एंड स्कैनिंग करता है सिर्फ, तो भी इतना टाइम तो लग जाता है आपके कंटेंट को, अगर आपका कंटेंट अच्छा है। अच्छा, एक जो लोकल एसईओ है वो किस तरह से डिफर करती है जर्नल एसईओ से? लोकल एसईओ इज फॉर डेफिनेटली लोकल पर्पसेस, लाइक अगर हमें अपने आसपास जो भी हमारी लोकेलिटीज हैं
उनमें अपनी वेबसाइट पे शो करना है, या एक ऐसी कंपनी है जो कि ऑनलाइन ऑफर तो कर रही है, अपने प्रोडक्ट्स ऑफर कर रही है, लेकिन वो लोकलाइज भी करना चाहती है, उसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस है, ठीक है, तो डेफिनेटली वो उसके लिए लोकल एसईओ काम करती है। अब लोकल एसईओ में भी डिफरेंट रीजन हो सकते हैं, डिफरेंट रीजन या डिफरेंट यानी कि स्टेट्स हो सकती हैं, या डिफरेंट सिटीज हो सकते हैं, अगर पाकिस्तान की बात करें तो आप उस पे फिर आप डिफरेंट सिटी वाइज और स्टेट्स वाइज उसके कुछ पेजेस भी वेबसाइट में ऐड करते हैं, क्योंकि अगर हम सारे स्टेट सारे सिटीज को एक सिंगल पेज में ऐड कर देंगे लोकल एसईओ करते हुए, तो गूगल विल गेट कंफ्यूज। गूगल को समझ नहीं आएगी मैंने इस पेज को लाहौर में रैंक करना है, इस्लामाबाद में करना है, या कराची में करना है। सो वी विल क्रिएट सेपरेट पेजेस, और फिर उसके अकॉर्डिंग हम कीवर्ड्स सर्च करके उन पेजेस की एसईओ करते हैं। सेम विद गूगल माई बिजनेस, उसको ऑप्टिमाइज करना, उसमें अच्छे कीवर्ड्स इनकॉर्पोरेट करना, रिव्यूज मैटर अ लॉट, फेक नहीं होने चाहिए, ठीक है, आपकी अच्छी इमेजेस पिक्चर्स ऐड होनी चाहिए, तो काफी फैक्टर्स हैं जो उसमें काम करते हैं। अच्छा, सो व्हाट आर द सम ट्रेंड्स यू foresee in the future of SEO? फ्यूचर ऑफ एसईओ राइट नाउ, तो अभी जैसा कि आप देख रहे हैं कि टॉपिकल अथॉरिटी पे ज्यादा काम किया जा रहा है, और कोशिश ये सो होती है कि मेरी जितना नीच मेरी जो डाउन। बच्चों वाली ऑडियंस है उसको आप थोड़ा बताएं कि ट्रॉपिकल अथॉरिटी क्या होती है। टॉपिकल अथॉरिटी ये होती है, फॉर एग्जांपल मैं इस चेयर के बारे में बात कर रही हूँ, ठीक है, मैं चेयर के बारे में मैंने एक ब्लॉगिंग नीच बनाई, ये ज्यादा ब्लॉगिंग नीच में कवर किया जाता है। अगर हम ये देखें कि हम सर्विसेज साइट में या ई कॉमर्स साइट में इसको कवर कर लें तो थोड़ा सा टफ हो जाता है, बिकॉज उसमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स बहुत सारी सर्विसेज होती हैं। फिर हम जो एक लो कंपेटिटिव जो सर्विस है उसको लेके उस टॉपिकल अथॉरिटी को कवर कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये चेयर है, इसके बारे में एक ब्लॉग लिखना है, ब्लॉग बनाया है। अब चेयर्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स, ठीक है, चेयर के डिफरेंट फीचर्स होते हैं, चेयर्स के डिफरेंट फैब्रिक्स हैं, कलर्स हैं, तो मैं हर चीज के बारे में बात करूंगी। फॉर एग्जाम्पल ऑफिस चेयर हो सकती है, गेमिंग चेयर हो सकती है, एग्जेक्टिव चेयर हो सकती है, लग्जरियस चेयर हो सकती है, जो भी चेयर है, चेयर फॉर बैक पेन हो सकती है, ऑफिस चेयर फॉर बैक पेन हो सकती है फ्रीलांसर्स के लिए। तो हम एक यूजर परसोना क्रिएट करते हैं जब हम टॉपिकल अथॉरिटी को कवर करते हैं। जितने हम परसोनास क्रिएट करते चले जाते हैं, परसोना मीन एक स्पेसिफिक हमारी ऑडियंस। फॉर एग्जांपल मैं बात करना चाह रही हूँ चेयर फॉर बैक पेन, राइट, तो अब बैक पेन तो हर किसी को इश्यू है, आजकल सब फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, हम लोग घंटों चेयर पे बैठे रहते हैं और जब उठते हैं तो बैक पेन शुरू हो जाती है। इसके लिए स्पेसिफिक चेयर्स हैं, ठीक है, जो सेल होती हैं। अब मैं बैक पेन के लिए अगर कंटेंट लिख रही हूँ तो मैं उससे रेलिवेंट तमाम टॉपिक्स को कवर करूंगी, जो भी मेरे ऑफिस चेयर या जो भी कैटेगरी में मैं कवर कर रही हूँ, ठीक है। और जब मैं सारे टॉपिक्स को कवर करूंगी ना कि उसमें फैब्रिक्स कौन सी आती है, उसकी क्वालिटी कौन सी है, किड्स के लिए कैसी है चेयर, एडल्ट्स के लिए कैसी चेयर है, कंफर्टेबल कौन सी है, या बेस्ट बजट कौन सी है, एटसेट्रा एटसेट्रा, देयर आर मल्टीपल टॉपिक्स। उस टाइम अगर मेरा कंटेंट गूगल पे सारी वो चीजें कवर कर रहा है जो कि उस स्पेसिफिक चेयर से रेलिवेंट है, तो अब गूगल के सामने दो वेबसाइट्स आएंगी। जब मैं एज अ यूजर जाके गूगल पे सर्च करती हूँ बेस्ट बजट चेयर, तो अब मेरे पास डिफरेंट वेबसाइट्स आ गई हैं। अब एक वेबसाइट वो है जिसने हर तरह की चेयर का लिखा हुआ है, टेबल भी साथ में लिखे हुए हैं, डेस्क लिखा हुआ है उसने, और भी ऑफिस फर्नीचर के बारे में काफी कैटेगरीज बनाई हुई हैं। ब्रॉड वेबसाइट है, एक बड़ी वेबसाइट है। तो गूगल को उस वेबसाइट में क्रॉल करने में, सर्च करने में, उस टॉपिक में ज्यादा टाइम लगेगा एज कंपेयर के ऐसी वेबसाइट जिसपे सिर्फ और सिर्फ चेयर के बारे में बात हो रही है, राइट, और साथ में डेस्क को किसी ने कवर कर लिया, दैट्स इट। तो गूगल को दोनों में से चूज करना किस में ज्यादा इजी होगा, जो सिर्फ और सिर्फ चेयर पे बात कर रहा है। गूगल ऐसे ही। उसको अथॉरिटी देगा कि इसने मेरे यूजर की ज्यादा हेल्प करनी है, क्योंकि उस मेरे यूजर को चेयर पे इसके अलावा और टॉपिक्स भी वो शायद सर्च कर सकता है, तो इससे उसको एम्पल नॉलेज मिलेगा, दैट्स व्हाई वो इसको अथॉरिटी देता है। ग्रेट। अच्छा, सो मैंने देखा है कीवर्ड का वॉल्यूम भी नहीं होता, काफ़ी ऐसी वेबसाइट देखी है, और स्टिल अवेलेबल है वो वेब पे,
और मैंने वैसे पर्सनली सुना है उनसे कि उनको सेल भी आ रही होती है, जबकि उनका वॉल्यूम कम है, कीवर्ड का उनकी प्रोडक्ट की जो है उस प्रोडक्ट से रिलेटेड ज़्यादा लोग कॉम्पिटिटर भी नहीं है, क्योंकि वो वॉल्यूम वाइज सर्च वाइज अवेलेबल नहीं है डेटा, लेकिन लोग फिर भी वो चीज़ें सेल आउट कर रहे हैं। तो उसके पीछे क्या साइंस है, थोड़ा आपने कभी सुना है इसकी चीज़ के बारे जी, बिल्कुल एक्सपीरियंस किया, बल्कि जो टॉपिकल अथॉरिटी की अभी मैं बात कर रही थी ना, अब इसमें लाइक एक टॉपिक के अंडर मुझे 100 टॉपिक्स आ रहे हैं लिखने के लिए, 100 टाइटल्स पे मैं लिखूंगी, ठीक है। और लाजमी नहीं है हर टॉपिक का सर्च वॉल्यूम हो, बट आई हैव टू कवर दैट, क्योंकि इस तरह से मेरी जो ऑडियंस है ना वो फिल्टर हो जाएगी। मेरे पास सिर्फ वो लोग आएंगे जो स्पेसिफिक वही सर्च कर रहे हैं, और वो बाइंग इंटेंट के साथ आएंगे। देखिए ये एक फनल होती है पूरी, लाइक एक अवेयरनेस स्टेज होती है। हम जब अपना ब्रांड, अपनी चेयर मुतारिफ करवा रहे हैं किसी से, कोई हमें नहीं जानता है, हमारा ब्रांड नेम नहीं जानता है, तो हम अवेयरनेस स्टेज पे होते हैं, टॉप ऑफ द फनल होते हैं। फिर हम मिडल ऑफ द फनल आता है, हमारा जो यूजर होता है, क्लाइंट होता है, ठीक है। उसके बाद वो बॉटम ऑफ द फनल आता है, जहां पे वो परचेजिंग करता है, वो बाइंग इंटेंट के साथ आता है। तो ये जो कीवर्ड्स है ना, ये वो कीवर्ड्स होते हैं कि ऑल्दो उन पे वॉल्यूम नहीं है, लेकिन क्योंकि हमने टॉपिकल अथॉरिटी को कवर किया हुआ है, तो गूगल उस पे भी रैंक कर रहा है। अब उसका वॉल्यूम जस्ट 20 है मंथली, तो जो 20 यूजर्स आएंगे वो बाइंग इंटेंट के साथ आएंगे। फिल्टर होगी ना ऑडियंस, उन्होंने पहले सारी वो स्टेजेस से, उस फनल से गुजर चुके हैं, अब वो सिर्फ और सिर्फ खरीदना चाह रहे हैं, सो वो सेल्स जनरेट कर रहे हैं जो साइट्स वाले हैं। में? ग्रेट। सो दिस इज माय लास्ट क्वेश्चन, ने इसके बाद लास्ट। सो हाउ डू यू थिंक एआई एंड मशीन लर्निंग विल इम्पैक्ट एसईओ स्ट्रेटजीज एंड डिजिटल मार्केटिंग टेक्निक्स? Yes, it impacts a lot as I have experienced it. और इन फ्यूचर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होने वाला है। अगर आप स्मार्टली एआई को यूज़ कर रहे हैं ना, तो आप बेस्ट कंटेंट जनरेट कर सकते हैं, आप बेस्ट टेक्निक्स एंड स्ट्रेटजीज यूज़ कर सकते हैं। जब से एआई इंट्रोड्यूस हुआ है, मैंने बहुत कम खुद से काम किया होगा, मैं सोचने की कोशिश ही नहीं करती हूँ लाइक मैं सब कुछ एआई से करवाती हूँ। एआई कैन बी माई कुक, कैन बी माई रूम डेकोर पर्सन, इंटीरियर डिजाइनर टू। सो एआई मेरा सिर्फ और सिर्फ असिस्टेंट नहीं, हर तरह से मैं एआई की हेल्प ले रही हूँ। सो और आप प्रोसेस अगर नहीं करती हैं उस डेटा को, एज सॉरी। इट इज एग्जीक्यूट? मेरा कहना है कि एआई से जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है आपको, जो भी आप क्वेश्चन पूछती हैं, उस डेटा को आप प्रोसेस करती हैं, ह्यूमनाइज करती हैं, उसके बाद उस पर एक्ट करती हैं, या आप फिलहाल कर देती हैं और उसके बाद जो भी एक्सपीरियंस होता है फिर आप उसको फिर नो री नो, एनालाइज करके? नेवर, कभी भी नहीं उसको उस तरह से आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे पुट करें। आप एआई इज जस्ट योर असिस्टेंट। असिस्टेंट कौन होता है? जो आपको गाइड करता है। आप एआई से गाइड लें सिर्फ, उसके बाद फैसला आपने करना है, ठीक है। वो एक मशीन ही है, एक रोबो ही है जस्ट। आप उससे आइडियाज लें, बिकॉज उसके पास एम्पल नॉलेज है, काफी नॉलेज है, ठीक है। तो उससे आइडिया लें और फिर उसको एग्जीक्यूट अपने हिसाब से करें, जो आपका ब्रेन कह रहा है, ठीक है। उसको ह्यूमन टच दें, फिर लिखें। और एआई बहुत सारे ऐसे वर्ड्स यूज करते हैं जो कि रिपीट होते हैं बार बार, और एआई कंटेंट लिखा हुआ फौरन से पता चल जाता है मुझे कि दिस इज रिटन विद एआई एंड दिस इज ह्यूमनाइज्ड रिटन। जी, ये मैंने खुद भी एक्सपीरियंस किया है, काफ़ी दफ़ा मुझे वो खुद ही पॉपअप दे देता है कि दिस इज़ एआई जनरेटेड कंटेंट। यस। So thank you so much. 25-minute interview will go 43 minutes. Thank you so much for your valuable time. So what is your guideline and recommendation for the younger one? यंगर वंस के लिए यही मेरी एक सजेशन है और एक एडवाइस भी है, एआई को यूज करें स्मार्टली। क्योंकि आज अगर आपके पास कोई एक्सक्यूज नहीं है कि आपको मोबाइल यूज नहीं करना आता, या आपको गूगल यूज नहीं करना आता है, आपको लैपटॉप यूज नहीं करना आता है, आप अगर इंग्लिश आपको नहीं आती है, आपकी जो भी लैंग्वेज है, आपके मोबाइल में व्हाट्सएप है ना, आप अपने मोबाइल में एआई की ऐप कर लें, जस्ट चैट जीपीटी की, ठीक है। अब उसमें स्पीकर है आपके पास, बाकायदा आप बात कर सकते हैं एआई से, राइट।
तो आपने करना क्या है, आपकी जो भी लैंग्वेज है, आप कहें मुझे तुमसे उर्दू में बात करना है, ठीक है? मुझे कोई बिज़नेस आइडिया दे दो। अब उसमें आपको ऑप्शन मिल जाएगा फिर कि आपके बैकग्राउंड में मोबाइल के यानी कि आपके स्क्रीन ऑफ भी हो गई है ना, तो ये वर्क करता रहेगा। आप उसको टर्न ऑन कर लें। आप किचन में जा रहे हैं, आप कोई खाना बना रहे हैं, आप काम कर रहे हैं, कोई यू हैव अ पर्सन विद यू, आप मुझसे पूछे मुझे बिजनेस का आइडिया दे दें, आइडिया देगा, बोले मेरे पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, बिजनेस कैसे करूं, वो नेक्स्ट आइडिया देगा, बोले इसमें से कोई पसंद नहीं आया, नेक्स्ट दो, वो देगा। लाइक आप सारा दिन उससे बातें कर सकते हैं। तो फिर आप कैसे कहते हैं कि अभी भी आपके पास इनकम करना का लेने के लिए, जनरेट करने के लिए कोई रिसोर्स नहीं है, कुछ नहीं है। यू हैव थाउजेंड्स ऑफ आइडियाज अराउंड यू, जस्ट अ क्लिक, एक क्लिक करें और सब कुछ आपके सामने होता है। सेकेंड थिंग इज दैट डू वर्क हार्ड। एआई पे, एआई को यूज जरूर करना है लेकिन इस पे डिपेंड नहीं करना है। वर्क हार्ड, क्योंकि अगर आप हार्ड वर्क करते हैं ना, दैट विल ऑलवेज बी रिवॉर्डेड। इट कैन बी सूनर और लेटर, बट इट विल बी रिवॉर्डेड, दैट्स अ श्योर। ट्रस्ट इन योर सेल्फ, बी कॉन्फिडेंट एंड यू विल बी सक्सेसफुल। थैंक यू सो मच थैंक फॉर योर टाइम। थैंक यू सो मच कौशा, आपका एडवाइस फॉर द यंगर वन एंड फॉर द माय ऑडियंस। और इसी के साथ हम सबको अल्लाह हाफिज़ करते हैं, और वी विल मीट अगेन फॉर द नेक्स्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक। इंशाल्लाह, अल्लाह थैंक यू हाफिज़। सो मच। अल्लाह थैंक यू। हाफिज।